Okay. So, hello everyone. Welcome to the 18th lecture of Design of Steel Structure. And today I am going to discuss design specification of fillet weld. है ना, हम लोग सबसे पहले आज डिजाइन स्पेसिफिकेशन देखेंगे किसका, फिलेट वेल्ड का, और उसके बाद है जो उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो आपको केयरफुली है जो सुनना है, चीज़ों को, कंसेप्ट को, जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे उसको केयरफुली है जो सुनना है, क्योंकि मेन आपको फिलेट वेल्ड ही पढ़ना है ना. सो इसको काफ़ी केयरफुली है जो सुनना है. जो भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा, मतलब कोड का जो प्रोविज़न है उसको है जो सही तरीके से आपको सुनना है केयरफुली. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात कि साइज ऑफ बेल्ट, है ना, साइज ऑफ बेल्ट. सो एक बट बेल्ट में भी हम लोग देखे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे अभी फिलेट बेल्ट के लिए डिस्कस करेंगे. तो साइज ऑफ बेल्ट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम लेग लेंथ ऑफ द बेल्ट को, है ना, मिनिमम लेग लेंथ ऑफ द बेल्ट को रिप्रेजेंट करेगा साइज ऑफ बेल्ट. ठीक है. जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग है जो दोनों लेग लेंथ क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं. दोनों जो लेग लेंथ लेते हैं क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं, है ना. आपको पहले ही बता चुके हैं. जैसे ए फिलेट वेल्ड है, यहाँ पे आपने फिलेट वेल्ड ए है जो क्या है, लेग लेंथ है, इसी को क्या बोलते हैं, लेग लेंथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, लेग लेंथ बोलते हैं. लेग लेंथ होता तक क्या होता था बताइए, लेग लेंथ आपका होता था रूट से लेके टो के बीच का डिस्टेंस को बोलते थे. लेग लेंथ क्या होता था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रूट टू टो. इसको क्या बोलते थे, टो बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, रूट बोलते थे, है ना, इसको रूट बोलते थे. तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, है ना, रूट से लेके टो तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, लेग लेंथ बोलते थे. तो साइज ऑफ द जो बेल्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम लेग लेंथ ऑफ द बेल्ट के बराबर होगा, है ना. सेकेंड थिंग, इस साइज ऑफ बेल्ट को फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. एक हो सकता है मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट और दूसरा हो सकता है मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, है कि नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट. मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट आप क्या प्रोवाइड करेंगे. तो कहता है कि द मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट. किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे डिपेंड करेगा. थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे डिपेंड करेगा, है ना, थिनर पे नहीं है, थिकर पे डिपेंड करेगा. मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट, मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे डिपेंड करेगा, है ना. तो देखिए अभी थिकर साइज पे क्यों डिपेंड करता है, इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, है ना. जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ पहले कोड का प्रोविजन है, कोड का प्रोविजन देख लेते हैं, है ना, उसके बाद है जो रीजन है जो एक्सप्लेन कर देंगे. सो थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट एक साइड में लिख रहा हूँ, है ना, कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट. अब इस टेबल से है जो आपका वेरियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना. वो पूछेगा कि थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है जो आपका 12 mm है, साइज ऑफ बेल्ट बताइए, साइज ऑफ बेल्ट बताइए. तो इसी टेबल का हेल्प से आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना. तो ये टेबल आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. तो सबसे पहली बात कि अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है जो लाई कर रहा है 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, है ना, कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक, मतलब 10 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, 10 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है. ठीक है. तो इस केस में हम मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट जो प्रोवाइड करेंगे वो 3 mm प्रोवाइड करेंगे. कितना प्रोवाइड करेंगे, 3 mm प्रोवाइड करेंगे. सेकेंड थिंग, अगर 10.01 से कहाँ तक है, 20 तक, 10.01 से लेके 20 mm तक है, 20 mm है यदि साइज ऑफ प्लेट का थिकनेस है जो कितना है, 10 से लेके 20 mm तक है, मतलब 10.01 से लेके 20 mm तक है, तो कितना लेंगे मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, 5 mm. अगर 20 से 32 तक है तो 6 mm लेंगे, और 32 से अगर 50 mm तक है तब कहता है कि 8 mm फॉर फर्स्ट रन, 8 mm फॉर फर्स्ट रन एंड देन 10 mm फॉर सेकेंड रन. अब इसका मतलब क्या है वो पहले सुनिए, है ना. सपोज कीजिए कि थिकनेस बहुत ज़्यादा है, थिकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 32 mm से ज़्यादा है, 32 mm से क्या है, ज़्यादा है. तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप कितना देंगे थिकनेस, सबसे पहले आप देंगे 10 mm स्टार्टिंग, सॉरी 8 mm. आपने स्टार्टिंग में 8 mm बिल्ड कर दिया, 8 mm आपने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, है ना. उसके बाद क्या करेंगे कि बिल्ड करने के बाद इसको क्या करते हैं, जो भी इसमें बिग पोर्शन रह गया है ना, उसको ग्राइंड कर देते हैं.
उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, सेकेंड रन दे देंगे। ये मान लें कि फर्स्ट रन है, ये क्या है, फर्स्ट रन है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको स्मूथली क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, अब सेकेंड रन इस पे दे देंगे। कितना mm का, कितना mm का, 10 mm का, है ना। सेकेंड रन कितना mm का होगा, 10 mm का होगा। फर्स्ट रन कितना mm का होगा, 8 mm का होगा। इसका मतलब ये है ना। मतलब 2 बार वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि थिकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो एक बार किए, उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लिए, ग्राइंडर वगैरह चला लिए, है ना, कि जो भी लूज मटेरियल हो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 10 mm है जो, फिर से वेल्डिंग इस पर करेंगे, दोबारा लेयर, ठीक है। तो वही कहता है कि अगर थिकनेस 32 mm से 50 mm तक हो तो मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट कितना होगा, 8 mm फॉर फर्स्ट रन एंड देन 10 mm, है ना। मतलब टोटल कितना हो गया, 18 mm हो गया। टोटल कितना हो गया, 18 mm हो गया, है ना। सो देखिए, ये थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे क्यों ये डिपेंड करता है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि एक है जिसका थिकनेस है मान ले 20 mm, और दूसरा है जो मान लेते हैं 10 mm। दूसरा कितना है, 10 mm, है ना। दूसरा है जो 10 mm। अगर सपोज कीजिए हम थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट कंसिडरेशन में नहीं ले, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट कंसिडरेशन में नहीं ले, तब क्या दिक्कत होगा, मान लेते हैं क्योंकि अगर एक मिनट, अगर ऐसे सोचिए कि अगर हम जो लेस थिकर प्लेट है उसके बेसिस पे अगर हम इसको डिजाइन कर देते तो क्या होगा, हमको पता है कि जिसका थिकनेस ज़्यादा है वो लोड ज़्यादा लेगा, वो क्या होगा, जो लोड ज़्यादा लेगा, है ना, लोड ज़्यादा लेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अगर ये लोड ज़्यादा लेगा तो मिनिमम थिकनेस वाला क्या होगा, फेल कर जाएगा। मिनिमम थिकनेस वाला क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेस है जो, मतलब स्ट्रेस है जो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, स्ट्रेस है जो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है जो यहाँ पे कंसिडरेशन में लेते हैं, है ना। थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है जो कंसिडरेशन में लेते हैं। आपको सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ में आता है इसका कंसेप्ट तो आपको सिर्फ है जो टेबल है जो आपको याद रखना है ना, कि अगर 0 से 10 है तो 3 mm होगा, अगर 10 से 20 है तो 5 mm होगा, अगर 20 से 32 है तो 6 mm होगा, और 32 से 50 है तो 8 mm होगा फर्स्ट रन के लिए। उसके बाद है जो 10 mm होगा सेकेंड रन के लिए होगा, है ना। तो ये हो गया मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट की स्टोरी। अब देखते हैं सेकेंड वन, मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट, है ना। अब देखिए, इस टेबल से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। इस टेबल से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट आप कितना प्रोवाइड करेंगे, 3 mm, है ना। मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट कितना प्रोवाइड करेंगे, 3 mm। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट है जो कितना होता है। सो नोट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कहता है द मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, है ना। किसी भी केस में, मतलब किसी भी केस में इरेस्पेक्टिव ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट 3 mm से कम तो हो ही नहीं सकता, किसी भी केस में 3 mm से कम हो ही नहीं सकता। तो ये आपका वैल्यू क्या करना है, याद रखना है कि किसी भी केस में मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट है जो 3 mm से कम नहीं हो सकता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट। मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट, क्योंकि मिनिमम का डिस्कशन हम लोग कर लिए, अब मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट देखते हैं, है ना। मतलब मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट है जो 2 बातों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट थिंग कि आपका जो सेक्शन है स्क्वायर है ना। फर्स्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि सेक्शन क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, जैसे ए क्या है, सेक्शन आपका स्क्वायर है ना। ए सेक्शन क्या है, स्क्वायर है, इसका सेक्शन क्या है, स्क्वायर है। मतलब इसका अगर क्रॉस सेक्शनल बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्क्वायर दिखेगा। ये आपको कैसा दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, है ना। दूसरी बात कि ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ये जो एज होगा क्या होगा, स्ट्रेट होगा। जहाँ पे आप बेल्ट कर रहे हैं वो एज क्या होगा, स्ट्रेट होगा। यहाँ पे देखिए ये पोर्शन क्या है आपका, स्ट्रेट है। ये क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो देखिए इस केस में कहता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट होता है, साइज ऑफ द बेल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एस से रिप्रेजेंट करते थे। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट जो होगा स्क्वायर सेक्शन के लिए थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm, है ना। तो ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका थिनर प्लेट का थिकनेस टी है, थिकनेस इसका कितना है, टी है ना। तो ये आपने इतना बेल्ट कर दिया, ए पोर्शन क्या कर दिया आपने, बेल्ट कर दिया। अब ए जो पोर्शन रह गया है ना, ए होता है 1.5 mm।
1.5 mm, ठीक है। तो साइज ऑफ द बेल्ट कितना हो जाएगा टी, क्योंकि ये तो कितना है, टोटल थिकनेस टी है, टोटल थिकनेस इसका कितना लिए हैं, टी लिए हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, है ना। ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा। सो 1.5 में हमको क्या करना है, माइनस करना है ना। मतलब ये जो पार्ट रह गया यही तो आपका क्या हो गया, साइज ऑफ बेल्ट हो गया। ये पोर्शन है जो क्या है, साइज ऑफ बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन है आपका, ए पोर्शन, ये क्या है, साइज ऑफ बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे बताइए, एस अगर लिखना है तो क्या होगा, टी माइनस 1.5 mm, 1.5 mm, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है ना। ये सारा यूज कब होगा, जब हम डिजाइन करेंगे। जब हम डिजाइन करेंगे तो हमें साइज ऑफ बेल्ट यदि प्रोवाइड करना होगा तो जनरली क्या करते हैं, मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जनरली क्या करते हैं, दोनों के बीच में प्रोवाइड कर देते हैं, दोनों के बीच में प्रोवाइड करते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और है जो क्लियर हो जाएगा, है ना। सो केयरफुली सुनना है अभी। सो मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट सबसे पहले किसके लिए डिस्कस किए, फॉर स्क्वायर सेक्शन के लिए, फॉर स्क्वायर सेक्शन के लिए, है ना। अब देखिए सेकंड थिंग, फॉर राउंडेड सेक्शन के लिए। राउंडेड सेक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक क्या है, एक फ्लैट सेक्शन है, एक क्या है, मान लेते हैं कि ये क्या है, फ्लेंज है। आई सेक्शन का क्या है, फ्लेंज है। आई सेक्शन या चैनल सेक्शन का क्या है, फ्लेंज है ना। उसके बाद आपने क्या किया, मैं इसको इधर बनाता हूं, ये क्या है, फ्लेंज। अब आपने क्या किया, एक चैनल सेक्शन या एंगल सेक्शन, एक चैनल सेक्शन या एंगल सेक्शन को आपने ड्रा किया, ठीक है। तो एंगल सेक्शन को बनाएंगे तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पे राउंडेड होता था, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, राउंडेड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, राउंडेड होगा, है ना। अब हमको बेल्ड करना है, हमको बेल्ड करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बेल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बेल्डिंग करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, बिल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, बिल्डिंग कर दिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यस, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, एस होगा, और जो एस का वैल्यू होगा क्या होगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 इंटू टी, 3/4 इंटू टी, जहाँ पे टी क्या है, इसका थिकनेस है, जिसमें आप बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आप बिल्डिंग कर रहे हैं, थिकनेस ये आपका, इसका थिकनेस आपका क्या है, टी है, ठीक है। तो ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 टाइम्स ऑफ टी, 3/4 टाइम्स ऑफ टी, है ना। सो फॉर राउंडेड सेक्शन क्या हो गया, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आप कर भी देते हैं, सपोज कीजिए मैं एक अलग फिगर बनाता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है अच्छे से। ये आपने बिल्डिंग किया, ये आपने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, है ना। ये आपने बिल्डिंग कर दिया, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि आप है जो यहाँ तक बिल्ड कर, अगर यहाँ तक बिल्ड करते, यहाँ तक बिल्ड करते तो क्या दिक्कत आता, देखिए यहाँ तक अगर बिल्ड कर भी देते हैं तो यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ तक इसको मिलाइए, है ना। ये आपका क्या है, थ्रोट थिकनेस है, यह क्या है, थ्रोट थिकनेस है ना। कहने का मतलब है
कि अगर बिल्डिंग आप ऊपर तक कर भी देते हैं तो थ्रोट थिकनेस का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। थ्रोट थिकनेस का वैल्यू है जो नहीं बढ़ रहा है ना। जब थ्रोट थिकनेस का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है तो हमारा स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बेल्ट निकालेंगे। एरिया ऑफ बेल्ट निकालने में क्या होगा, थ्रोट थिकनेस का पिक्चर में आएगा। थ्रोट थिकनेस क्या होगा, पिक्चर में आएगा, है ना। तो थ्रोट थिकनेस का वैल्यू यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 3/4 टाइम्स ऑफ टी तक। 3/4 टाइम्स ऑफ टी तक इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना। नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, इसको 3/4 टाइम्स ऑफ टी तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि थ्रोट थिकनेस का वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रहा। यहाँ तक अगर बेल्ट कर भी देते हैं, यहाँ तक बेल्ट यदि कर भी देते हैं तो टी का वैल्यू क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है ना। इसीलिए इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कहाँ तक, 3/4 तक, यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना, यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 टाइम्स ऑफ टी, 3/4 टाइम्स ऑफ टी, है ना। चलिए, तो ये तो था आपका राउंडेड सेक्शन के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे याद रखना है, फॉर राउंडेड सेक्शन एस का जो वैल्यू होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ कनेक्टेड पार्ट, है ना। जो जिससे आप कनेक्शन कर रहे हैं उसी का ही थिकनेस है। जैसे इसमें क्या, इससे कनेक्शन कर रहे हैं नीचे वाला लेग से, है ना, बॉटम लेग से इसका कनेक्शन कर रहे हैं तो उसी का थिकनेस लेते हैं, ठीक है। सारा वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, टीटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीटी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी सफिक्स टी, है ना, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। सो कहता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होता क्या है पहले ध्यान से सुनिए, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द बेल्ट टू द फेस ऑफ द बेल्ट, है ना, टू द फेस ऑफ द बेल्ट। फेस ऑफ द बेल्ट का कहने का मतलब है कि लाइन ज्वाइनिंग द टोज, लाइन ज्वाइनिंग द टोज, क्योंकि फेस ऑफ द बेल्ट तो ए होता है, फेस ऑफ द बेल्ट तो ए होता है ना, मतलब एक कर्व होता है। लेकिन हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, हम लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग द टोज, है ना। एक यहाँ पे एक टोज था, दूसरा टो यहाँ पे था, इसको दूसरा टोज यहाँ पे था, और तीसरा ये क्या था, रूट था। ये क्या था, रूट था। ये आपका क्या था, रूट था। ये टो था, ठीक है। तो कहता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द बेल्ट टू द फेस ऑफ द बेल्ट, लाइन ज्वाइनिंग द टोज। मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं डॉटेड से, है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, थ्रोट। यहाँ पे दिखाया गया है थ्रोट, ठीक है। मतलब अगर लाइन ड्रा करें तो हमारा कौन सा लाइन होगा, अगर लाइन ड्रा करें तो ए वाला लाइन होगा, ध्यान से देखिए, ए वाला लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। और इसी के अलावा क्या होता है, फेल होता है। इसी के अलावा क्या होता है, फिलेट बेल्ट आपका फेल होगा। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है फेलुअर प्लेन, यहाँ पे आपका फेलुअर प्लेन है जो दिखाया गया है। ये जो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया ये क्या है, फेलुअर प्लेन है, मतलब इसके अलावा क्या होगा, फेल करेगा। ये आपका थ्रोट थिकनेस हो गया, है ना, ये आपका थ्रोट थिकनेस हो गया। इसी का जब लेंथ के अलावा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक प्लेन क्रिएट हो रहा होगा। जैसे ये वाला देखिए, ये क्या है, एक फेलुअर प्लेन का क्रिएशन हो रहा है ना। तो इसके अलावा क्या करेगा, ये फेल करेगा, है ना। चलिए अब देखिए, हमें एक्चुअली इस टीटी का वैल्यू निकालना है, थ्रोट थिकनेस का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, थ्रोट थिकनेस का वैल्यू निकालना है। तो टीटी का जो वैल्यू होता है वो के इंटू एस होता है। टीटी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, के इंटू एस होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इधर भी देख सकते हैं, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, टो है, यहाँ से एक लाइन मिला दीजिए, ये रूट है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, थ्रोट थिकनेस बोल रहे हैं, टीटी। यही क्या है आपका, थ्रोट थिकनेस टीटी। अब देखिए जो आपका टीटी का वैल्यू होगा, टीटी का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है, थ्रोट थिकनेस का जो वैल्यू होता है के टाइम्स ऑफ एस, के टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट, के टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट। के क्या होगा, एस क्या होगा, साइज ऑफ बेल्ट इन एमएम, एस क्या होगा आपका, साइज ऑफ बेल्ट होगा, इन एमएम, किस यूनिट में, एमएम में। सेकेंड थिंग, के क्या होगा, के क्या होगा, कांस्टेंट होगा, के एक कांस्टेंट है ना, के एक कांस्टेंट है हुज वैल्यू हुज वैल्यू
डिपेंड्स अपॉन द whose value depends upon the angle between fusion phases. एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस किस पे डिपेंड करेगा? एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। देखिए ये जो हीट अफेक्टेड जोन है इसको क्या बोले थे? इस फेस को क्या बोले थे? फ्यूजन फेस बोले थे। इसको क्या बोले थे? फ्यूजन फेस बोले थे। फ्यूजन फेस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे कितना है? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये भी आपका फ्यूजन फेस हो गया। ये भी क्या है? फ्यूजन फेस हो गया। फ्यूजन फेस। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना, क्योंकि ऐसे प्लेट है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, हमें टीटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें टीटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस केस में हम चाहें तो निकाल सकते हैं। इस केस में अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, है ना। कैसे? देखिए इस ट्रायंगल में, इस छोटा वाला ट्रायंगल में अगर हम cos sin 45 डिग्री बराबर लिखें तो क्या होगा? इस छोटा ट्रायंगल में मैं इसको कवर कर देता हूँ, 1 मिनट। यस, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर देखें, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो क्या मैं लिख सकता हूँ sin 45 क्योंकि ए वाला जो एंगल है ना, ए जो एंगल है आपका, ध्यान से देखना है, ए जो एंगल है ये कितना? 90 डिग्री एज्यूम करते हैं। कितना है? 90 डिग्री एज्यूम करते हैं। ठीक है। तो ए कितना? चूंकि ए दोनों लेंथ क्या है? बराबर है। ए दोनों लेंथ क्या है? बराबर है। ए दोनों लेंथ आपका बराबर है, इक्वल है। जब ए दोनों लेंथ इक्वल है तो ए क्या हो गया? ए क्या हो जाएगा? ए एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ए एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि ए वाला भी एंगल कितना है? ए ओवरऑल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ए एंगल 45 डिग्री होगा, ए भी एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री, है ना, बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पे? टीटी है। ए क्या है? टीटी है ना। ए कितना है? टीटी है। ठीक है। तो लिख सकते हैं टीटी अपॉन में कर्ण। कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये छोटा ट्रायंगल में जो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ येलो कलर से, उसके सामने वाला कर्ण क्या है? एस है। उसके सामने वाला कर्ण क्या है? एस है। यही तो है, यही है ना। तो टी टी अपॉन एस लिख देता हूँ, टी टी अपॉन एस लिख देता हूँ। ठीक है। और साइन 45 क्या होता है बताइए? साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। दिस इम्प्लाई, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अगर लिखूं टी टी बराबर तो कितना हो जाएगा? एस इंटू साइन 45 इज इक्वल टू एस अपॉन साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। और 1/√2 कितना होता है? 0.707 होता है। 0.707 होता है इंटू एस। यही सब बुक में लिखा हुआ रहता है ना, जो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है। 0.707। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा था 0.707, तो यहीं से आया डेरिवेशन इसका। ठीक है। मतलब 90 डिग्री के लिए थ्रोट थिकनेस कितना हो जाएगा? 0.707, है ना। अप्रोक्सीमेटली इसको 0.7 भी लिखते हैं। 0.7 इंटू एस, 0.7 इंटू एस 90 डिग्री के लिए। ठीक है। तो देखिए जब तक कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम क्या लेकर चलेंगे? हम लेकर चलेंगे कि फ्यूजन फेस का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। फ्यूजन फेस का एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। लेकिन यदि दूसरा एंगल है तब क्या होगा? अभी देखते हैं क्या होगा। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया। टी टी बराबर क्या होगा? के इंटू एस। तो एक्चुअल में यहाँ जो इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में के का वैल्यू कितना आ रहा है?
इस पार्टिकुलर केस में के का वैल्यू 0.7 आ गया, 0.7 आ गया। इस पार्टिकुलर केस में के का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि टी टी बराबर क्या होता है, के इंटू एस होता है, टी टी बराबर के इंटू एस होता है। इस केस में के का वैल्यू 0.7 आ गया, है ना, इंटू एस हो गया। अब बढ़िए आगे, अब ध्यान से सुनिए आगे। इसको मैं यहाँ से रफ करके ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे के बराबर क्या हो गया, 0.7 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो टेबल है यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से क्वेश्चन पूछता है वो चीज मैं हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि आप अटेंटिव रहें। दिस इज वीवीआई, है ना। एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के बीच का एंगल एक तरफ लिख रहे हैं, दूसरा साइड लिख रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस है जो लाई करता है 60 डिग्री टू 90 डिग्री, 60 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, 90 डिग्री इसमें क्या है, सम्मिलित है। तो 60 डिग्री टू 90 डिग्री होगा तो के का वैल्यू 0.7 होगा। एक मैं प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोड बोलता है कि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी वैल्यू हो आपको कितना लेना है, आपको 0.7 लेना है। अगर 91 से 100 है तो 0.65 लेना है। अगर 101 से 106 है तो 0.6 लेना है। अगर 107 से लेकर 113 है तब आपको 0.55 लेना है। अगर 114 से लेकर 120 है तो 0.5 लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे याद रखेंगे आप, उसका भी तरीका बता रहा हूँ। आप कैसे याद रखेंगे, हमको एंगल का वैल्यू जब बढ़ा रहे हैं तो के का वैल्यू क्या है, रिड्यूस हो रहा है, कितना से, 0.5 से। कितना से रिड्यूस हो रहा है, 0.5 से। देखिए हमको सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है बस, 0.7, सिर्फ एक वैल्यू याद रखिए, है ना। 60 टू 90 डिग्री याद रखिए 0.7, फिर 91 से 100 0.5 माइनस कर दीजिए तो 0.65 हो गया, फिर 101 से 106 फिर 0.5 माइनस कर दीजिए तो 0.65 हो गया, है ना। उसके बाद देखिए मतलब 0.05 माइनस करना है, 0.5 नहीं, 0.05 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 0.05 माइनस करना है। 101 से 106 है तो 0.6 हो गया। फिर इसमें 107 से लेकर 113 है तो फिर से 0.05 माइनस कीजिए तो 0.55 हो जाएगा। 114 से 120 है फिर 0.05 माइनस कीजिए तो 0.5 हो गया। बहुत सिंपल याद रखना, है ना, बहुत सिंपल है। यहाँ से गेट में आपको ईएस में और आपके एसएससी जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इज 105 डिग्री, बोल दिया 105 डिग्री, और ऑप्शन में सब यही रहेगा 0.7, 0.65, 0.6, 0.5 है। तो 105 डिग्री के लिए क्या होगा बताइए, 105 डिग्री कितना हो गया, 105 डिग्री के लिए बहुत बार पूछा इसलिए मैं 105 डिग्री बोल रहा हूँ, है ना। तो कितना होगा 0.6, कितना होगा 0.6, चूंकि 105 किसके बीच जाएगा, 101 से 106 के बीच में आएगा ना, ठीक है। तो 105 डिग्री के लिए आपको रटा होना चाहिए एटलीस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, मगअप होना चाहिए, है ना। अब मगअप करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तरीका बता दिया। एक आप याद रखिए, उसमें 0.05 क्या कीजिए, माइनस करते जाइए, ठीक है। इसका यूज भी करेंगे आपको आगे। नाउ यहाँ पे मैं दो आपका नोट लिखने जा रहा हूँ, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको माइंड में आना चाहिए, कॉपी में तो लिखना ही है, माइंड में आपको सेट होना चाहिए धीरे धीरे। फर्स्ट नोट बोल रहा है कि द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, मतलब टीटी का जो वैल्यू होगा किसी भी केस में 3 mm से कम नहीं होगा। जो टीटी का वैल्यू होगा वो किसी भी केस में 3 mm से कम नहीं होगा। सेकेंड थिंग बोल रहा है, अब बात बताइए, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखे हो तो 60 डिग्री से कम भी के का वैल्यू नहीं है और 120 डिग्री से ज्यादा भी के का वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। कहता है कि फिलेट बेल्ट इज नॉट रिकमेंडेड, आईएस कोड बोलता है कि फिलेट बेल्ट इज नॉट रिकमेंडेड if the angle between the fusion phase is less than 60 degree and more than 120 degree। इसका मतलब ये हुआ कि हम फिलेट बेल्ट रिकमेंड नहीं करेंगे, फिलेट बेल्ट को हम ऑप्ट नहीं करेंगे यदि एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस है जो 60 डिग्री से कम होगा और 120 डिग्री से ज्यादा होगा। बट व्हाट, इसका रीजन क्या है ना, इसका रीजन क्या है सोचिए। देखिए मैं रीजन देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए कि 120 डिग्री से आप एंगल ज्यादा ले लेते हैं, तब क्या प्रॉब्लम आएगा। जैसे ए एंगल क्या है 120 डिग्री से ज़्यादा, आप बेल्ड करेंगे ऐसे, आप ऐसे बेल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, थीटा क्या है आपका, रीजन कोई नहीं बताएगा जल्दी, 120 डिग्री, थीटा क्या है 120 डिग्री से बड़ा है। सेकेंड थिंग थीटा क्या है लेस देन 60 डिग्री है,
कोड बोलता है कि दोनों ऑप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीजन सुनो। फर्स्ट केस में, अगर फर्स्ट केस में देखा जाए ध्यान से, तो क्या हो रहा है, थ्रोट थिकनेस का वैल्यू बहुत कम आएगा। ये जो टी का वैल्यू है ये क्या होगा, बहुत कम आएगा, है ना। मतलब टी का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम आएगा। इस केस में जो टी का वैल्यू है वो क्या होगा, काफ़ी कम आएगा। जब काफ़ी कम आएगा, यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखना, एक कितना है, 105 डिग्री का मान लेते हैं कि 120 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, 120 डिग्री ज़्यादा है, तो इस केस में थ्रोट थिकनेस का वैल्यू है जो काफ़ी कम आ रहा है। थ्रोट थिकनेस का वैल्यू क्या है, काफ़ी कम आ रहा है। तो जैसे ही लोड लगाएंगे तो ये फट से क्या होगा, फेल कर जाएगा। ये फट से क्या होगा, फेल कर जाएगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, फट से फेल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो थ्रोट थिकनेस का वैल्यू क्या है, काफ़ी कम आ रहा है। थ्रोट थिकनेस का वैल्यू क्या है, काफ़ी कम है। तो क्या होगा, जैसे ही लोड लगाएंगे यहाँ से फेल होने तुरंत है जो फेल हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि यदि 60 डिग्री से कम है, 60 डिग्री से कम है, तो थ्रोट थिकनेस का वैल्यू, यहाँ पे रीजन अलग है, दोनों का रीजन क्या है, अलग अलग है, दोनों का रीजन अलग अलग है। यहाँ पे रीजन आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, सपोज कीजिए 60 डिग्री से कम है, ये आपका क्या है, 60 डिग्री से कम है ना, 60 डिग्री से कम है। आप वेल्डिंग तो करेंगे, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से ना, इलेक्ट्रोड की हेल्प से करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर आप इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपर रूप से इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब डिफिकल्ट इन वेल्डिंग करने में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड है जो अंदर आप इंसर्ट फ्रीली नहीं कर पाएंगे, है ना। ये इसका रीजन है, ठीक है। सो ये सब प्रैक्टिकल चीज है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मतलब इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन में लिख देता हूँ यहाँ। तो रीजन हो गया कि टी का वैल्यू क्या होगा, काफी कम होगा। टी है जो मच लेस हो गया, ठीक है, टी मच लेस हो गया, है ना। मतलब थीटा यदि मोर देन 120 डिग्री है तो टी क्या हो गया, मच लेस हो गया। इसका रीजन ये है, इसलिए ऑप्ट नहीं करते मोर देन 120 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ रीजन है आपका प्लेसिंग ऑफ वेल्ड इज डिफिकल्ट। यहाँ पे रीजन क्या होगा, प्लेसिंग ऑफ बेल्ट इज डिफिकल्ट। इंटरव्यू में पूछेगा, अगर आप आगे जाते हैं कोई अच्छे एग्जाम में तो इंटरव्यू में पूछता है ना, डिफिकल्ट। तो सीधा पूछेगा, बताइए क्यों नहीं ऑप्ट करते हैं 60 डिग्री से कम और 120 डिग्री से मोर में फिलेट बेल्ट, है ना। तो आपको रीजन याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या है, प्लेसिंग ऑफ बेल्ट इज डिफिकल्ट, और यहाँ पे रीजन क्या है, थ्रोट थिकनेस का वैल्यू क्या है, काफी कम आएगा, तो जल्दी से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, आगे बढ़ते हैं आप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट की जब बात करते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट जो होता है आपका टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट माइनस इन रिटर्न। अब एक नया टर्म आया है, इन रिटर्न। क्या आया, इन रिटर्न। अभी क्या होता है इसको जरा डिटेल में देखते हैं, है ना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट माइनस इन रिटर्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस तरह से कुछ दो प्लेट है जो ऐड किया गया है। एक प्लेट आपका 1A है और दूसरा प्लेट आपका A है। दोनों क्या किया गया है, इस तरह से बेल्डिंग किया गया है ना। यहाँ पे इस कॉर्नर के बाद भी है जो 2S लेंथ तक है जो बेल्डिंग किया गया है, 2S लेंथ तक है बेल्डिंग किया गया है। इसी को क्या बोल रहे हैं, इन रिटर्न। इसी को क्या बोल रहे हैं, इन रिटर्न बोल रहे हैं। इस 2S थिकनेस को ही क्या बोल रहे हैं, मतलब 2S लेंथ को क्या बोल रहे हैं, इन रिटर्न। इसको क्या बोल रहे हैं, इन रिटर्न बोल रहे हैं, है ना। नाउ आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन रिटर्न। इन रिटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है ना, मतलब क्यों इन रिटर्न हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रीजन सुनिए आराम से। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, तो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू एस। इन रिटर्न का वैल्यू कितना होगा, इन रिटर्न का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू एस, 2 इंटू बेल्ट साइज, 2 इंटू बेल्ट साइज क्या होगा, एंड रिटर्न होगा। 2 इंटू साइज ऑफ बेल्ट इज एंड रिटर्न। तो एल इफेक्टिव बराबर कितना होगा, एल माइनस 2 इंटू एस, एल माइनस 2 इंटू एस। अब सुनिए एक बार, अगर हम सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे दो फिगर बना रहा हूँ, इसको काफी ध्यान से देखना है। एक फिगर ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, है ना। चलिए
एक प्लेट आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्लेट आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, काफी केयरफुली सुनना है। क्यों इन रिटर्न प्रोवाइड करें उसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। इन रिटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है। आपने बिल्डिंग करना स्टार्ट किया, है ना। इस केस में क्या किया आपने, इन रिटर्न नहीं दिया, और इस केस में क्या किया आपने, इन रिटर्न प्रोवाइड किया। मतलब यहां तक बिल्डिंग किया, यहां तक बिल्डिंग किया, यहां तक बिल्डिंग किया, ठीक है। यहां पर आपने इन रिटर्न दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, आप लोड इस पे क्या लगाएंगे, लोडिंग करेंगे, लोडिंग करेंगे ना दोनों तरफ से, इधर भी लोडिंग करेंगे, इसमें इसमें भी लोडिंग करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब आप लोडिंग करेंगे तो यहाँ पे सडन क्या होगा, बिल्ड का वैल्यू क्या होगा, इंड हो जाएगा। बिल्ड का वैल्यू मतलब बिल्डिंग करना आपने बंद कर दिया, सडन आपने बिल्डिंग करना बंद कर दिया, तो अचानक से क्या होगा, अगर स्ट्रेस का इंफॉर्मेशन देखें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देखें, स्ट्रेस का यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, इंड पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अचानक क्या हो गया, बिल्ड मटेरियल ही खत्म हो गया, बिल्डिंग करना आपने बंद कर दिया, है ना। मतलब स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट व्हाट अबाउट दिस केस, इस केस में कैसा होगा, इस केस में क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। जब आप इंड रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया विदाउट इन रिटर्न, ये क्या हो गया, विदाउट इन रिटर्न, है ना। ये हो गया विदाउट इन रिटर्न, विदाउट इन रिटर्न, और ये हो गया विथ इन रिटर्न, विथ इन रिटर्न, रिटर्न, है ना। तो जब विथ इन रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा, यहाँ सॉरी उल्टा हो गया, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस आपका यूनिफॉर्म होगा, है ना। क्योंकि अगर हम इन रिटर्न नहीं प्रोवाइड करते तो अचानक क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, है ना, एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। क्योंकि सडन क्या होगा, बिल्डिंग मटेरियल नहीं रहने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई लोड रजिस्ट करने वाला नहीं रहेगा। मतलब अचानक क्या होगा, बिल्ड का जो एरिया है अचानक से रिड्यूस हो गया, है ना। तो अचानक से जब रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, पी बटा ए का वैल्यू जैसे ही कमा, स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, अचानक से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट इस केस में जब इंड रिटर्नर प्रोवाइड कर रहे हैं, जब इंड रिटर्नर प्रोवाइड कर रहे हैं कितना, 2s, तो इस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगा। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट क्लियर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब कहता है, एक नोट लिखा हूं यहाँ पे कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ द बेल्ट, 4 टाइम्स द साइज ऑफ द बेल्ट। साइज ऑफ द बेल्ट से क्या होगा, 4 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी केस में इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट होगा जो 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बेल्ट से क्या होगा, कम नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये है, तो ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट वन, कोड का प्रोविजन था तो लिखा दिया। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एरिया ऑफ द बेल्ट, है ना। अब हम अपने लक्ष्य की ओर है जो बढ़ रहे हैं। लक्ष्य हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कैलकुलेट करना, है ना। इफेक्टिव एरिया ऑफ द बेल्ट, तो इफेक्टिव एरिया ऑफ द बेल्ट क्या होगा बताइए। इफेक्टिव एरिया ऑफ द बेल्ट जो होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं AW से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AW से। तो AW वगैरह क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अब दोनों हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पहले देख चुके थे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट है जो अभी देख लिए, है ना। तो क्या होगा बताइए, सीधा क्या लिख दें, AW बराबर एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस TT इंटू TT, है ना। एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। तो अब एक बात बताइए कि एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव हो गया, है ना, इंटू TT क्या होता था, K इंटू S होता था। थ्रोट थिकनेस किसके बराबर होता है, K इंटू
एस के बराबर होता है। तो एल इफेक्टिव इंटू के इंटू एस हो गया, एल इफेक्टिव इंटू के इंटू एस हो गया, है ना। चलिए, तो ए डब्ल्यू का फॉर्मूला याद हो गया, एल इफेक्टिव इंटू के इंटू एस। सीधा याद रखना है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस किसके बराबर होता था, के इंटू एस के बराबर होता था, है ना, के इंटू एस के बराबर होता था। अगर सपोज कीजिए हमेशा स्क्वायर बेल्ट है ना, मतलब 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा एल इफेक्टिव इंटू के का वैल्यू तो हमेशा 0.7 हो जाएगा अगर 90 डिग्री एंगल है तो, या कुछ नहीं बोला है तो, इंटू एस यही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे सब वैल्यू पहले से पता है हम लोग को। अब नेक्स्ट वन देखिए, अब नोट है यहाँ पे 2 में नोट लिखा हूं, कहता है फॉर द ओवरलैपिंग मेंबर इन लैप ज्वाइंट should not be less than 5 times the thickness of thinner member, 5 times of thickness of thinner member, है ना। इसका मतलब क्या है, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। क्या बोल रहा है यह स्टेटमेंट, यहाँ पे देख लीजिए ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। सपोज कीजिए कि एक मेंबर आपका ए है, दूसरा मेंबर आपका ए है ना। आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, यहाँ पे बिल्डिंग किया है, यहाँ पे आपने बिल्ड किया है और यहाँ पे आपने बिल्ड किया है, ठीक है। ये रीजन क्या हो गया, आपने बिल्ड कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। इस लेंथ को ओवरलैप लेंथ बोलते हैं। आप पढ़िए स्टेटमेंट को, द ओवरलैपिंग ऑफ मेंबर्स इन लैप ज्वाइंट शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, है ना। मतलब ये जो वैल्यू होगा, ओवरलैप लेंथ मान लेते हैं कि एल है ना, ओवरलैप लेंथ मान लेते हैं कि एल है, तो ये जो वैल्यू होगा कहता है शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। तो ये है जो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि ओवरलैपिंग लेंथ जो होना चाहिए वो 5 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से कम नहीं होना चाहिए, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से कम नहीं होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड नोट आपका ये है। सेकेंड नोट ध्यान से देखिए, इस फिगर में आप क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। कहता है एक प्लेट ये हो गया आपका, दूसरा प्लेट आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये जो साइड में जो बेल्ट किया गया है इसको साइड फिलेट बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइड फिलेट बेल्ट बोलते हैं, है ना। दूसरी बात कि जो स्मॉलर प्लेट है उसका बीथ मान लेते हैं एच है, उसका बीथ क्या है, एच है या बी है, कुछ भी मान ले, है ना, एच है। तो जो एच होगा यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर साइड फिलेट बेल्ट जो डी होना चाहिए, इन नोट 2 है जो इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी करूंगा। जो आपको डी होना चाहिए, डी क्या है आपको ध्यान से देखिए, डी क्या है, जितना लेंथ आपने बिल्ड किया है, डी जो होना चाहिए, मैं फिर से इसको लिख देता हूं, जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन एच होना चाहिए, है ना। मतलब डी है जो एच से कम नहीं हो सकता। मतलब जब आप डिजाइन करेंगे वहां पे चेक करना पड़ेगा, एक कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। डी शुड नॉट बी लेस देन एच, मतलब बीथ ऑफ द स्मॉलर प्लेट से कम नहीं होना चाहिए। जो आपने जितना आपने लेंथ बिल्ड किया है ना, जितना भी आपने बिल्ड किया उसका लेंथ है जो एच से कम नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग ये तो 1 हुआ। सेकेंड थिंग कि आपका जो एच होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एच होना चाहिए, मतलब विथ ऑफ द प्लेट, स्मॉलर प्लेट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। तो ये सारा है जो आपको डिजाइन, जैसे रिवेटिंग में आपको याद हो गया सब चीज, इसमें भी याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज है जो क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 करके आपको याद हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ ये तो आपका स्टोरी था, है ना, फिलेट बेल्ट का क्या था, स्टोरी था। अब आप एक चीज आपको रह गया, है ना, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे 5th में। यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। है ना, नंबर 5, इसको नंबर 5 देता हूं मैं।
नंबर 5 आपका स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड। हमको फाइनल रिजल्ट क्या निकालना है? स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड निकालना है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड और शियर स्ट्रेंथ ऑफ, और आप बोल सकते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बिल्ड, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ। तुम्हारा चूंकि बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम यही था, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड निकालना या लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बिल्ड। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बिल्ड, बिल्ड। इसको डिनोट करते हैं पीडब्ल्यू से। किसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं आपको पीडब्ल्यू से, इसको डिनोट करते हैं पीडब्ल्यू से, पीडब्ल्यू से। तो पीडब्ल्यू होगा, क्या होगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। लोड क्या होगा? स्ट्रेस इंटू एरिया होता है ना, स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी एरिया, तो ए डब्ल्यू हो गया इंटू शियर स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड, टाउ वी एफ से लिखते हैं। तो ए डब्ल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, है ना, एल इफेक्टिव इंटू टी टी, एल इफेक्टिव इंटू टी टी, है ना, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस टी टी। टी टी को मैं डायरेक्ट टी टी लिख देता हूं यहाँ पे, इंटू टाउ वी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव इंटू टी टी क्या होता है? के एस होता है ना, इंटू टाउ वी एफ, इंटू टाउ वी एफ। तो ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, है ना। कुछ नहीं, 1 बाई 1 करके हम लोग इसको प्रोसीड किए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें रटने की जरूरत है नहीं, है ना। लोड बराबर क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या हो गया? एल इफेक्टिव इंटू टी टी, और स्ट्रेस क्या हो गया? टाउ वी एफ, है ना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड क्या हो गया? टाउ वी एफ। ठीक है, अब देखिए जब टाउ वी एफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जनरली क्या लेते हैं? 108 लेते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन में क्या होगा? दे देगा, जनरली क्वेश्चन में आपको क्या होगा? दे देगा। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ है, सपोज कीजिए किस क्वेश्चन में नहीं देता है, तब आपको टाउ वी एफ का वैल्यू कितना लेना है? 108 मेगा पास्कल लेना है, 108 मेगा पास्कल लेना है। यदि नहीं दिया हुआ है तब, नहीं दिया हुआ है तब, है ना, लेकिन यदि दिया हुआ है तो वही वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है वही लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए, अब क्वेश्चन पे आइए। ये तो था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब क्वेश्चन है जो करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है? केयरफुली है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला देखिए क्या होता है? फाइंड द सेफ लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फिलेट बेल्डेड जॉइंट एज सोन इन द फिगर बिलो। नीचे फिगर दिया हुआ है। द साइज ऑफ द बेल्ट दे दिया 8 mm एंड द सेफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन बेल्ट दे दिया 110 मेगा पास्कल। जैसे यहाँ पे 110 मेगा पास्कल दिया है टाउ बी एफ का वैल्यू, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है? साइज ऑफ द बेल्ट दिया हुआ है कितना? एस, कितना? 8 mm, 8 mm। उसके बाद टाउ बी एफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 110 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस फिगर में ध्यान से देखिए, इधर लोड P लग रहा होगा, यहाँ पे लोड P लग रहा होगा। इसी P का वैल्यू निकालना है, कितना लोड ट्रांसमिट करेगा। बिल्डिंग यहाँ पे किया गया है जो, ध्यान से देखिए, यहाँ से बिल्डिंग करना स्टार्ट किया है, यहाँ से करना स्टार्ट किया, ये चारों तरफ क्या किया है? बिल्ड किया है ना। ये जो लेंथ है आपका 80 है, ए लेंथ कितना है? 80 mm है, 80 mm है। और ए वाला लेंथ कितना है? 60 mm है। ए लेंथ कितना है? 60 mm है। ए लेंथ आपका 60 mm है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? एल इफेक्टिव निकालें। सबसे पहले एल इफेक्टिव निकालें। चूंकि क्यों निकालेंगे पहले देखिए, चूंकि पी डब्ल्यू जब हम निकालेंगे, पी डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या होता है? एल इफेक्टिव इंटू टी टी इंटू टाउ बी एफ, यही करेंगे ना, टाउ बी एफ। ठीक है, तो एल इफेक्टिव का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालिए एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया बिल्डिंग,
चारों तरफ घूम जाइए तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 60, इसके नीचे कितना हो 60 और फिर नीचे कितना 80, तो कितना हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 220 mm। बहुत सिंपल है 220 mm है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है थ्रोट थिकनेस, नेक्स्ट क्या है थ्रोट थिकनेस, तो क्या होगा K इंटू एस। नेक्स्ट क्या होगा थ्रोट थिकनेस, नेक्स्ट आपका हो गया थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस ये क्या होता है TT, और TT क्या होता है K इंटू एस होता है। अब कुछ नहीं बोला इसका मतलब क्या है 90 डिग्री है, कुछ नहीं बोला इसका मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो कितना ले लेंगे 0.7 इंटू एस का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 mm, 8 mm। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5.6 mm, 5.6 mm। अब तो बहुत सिंपल हो गया, सेफ लोड निकाल सकते हैं। नाउ सेफ लोड, नाउ सेफ लोड यदि निकालें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं P W से रिप्रेजेंट करते हैं। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में, है ना। L इफेक्टिव फिर से लिख देता हूँ क्योंकि जितना बार आप लिखेंगे उतना ही जल्दी याद होगा। L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस TT इंटू टाउ भी है। L इफेक्टिव कितना आया 220 आया, इंटू थ्रोट थिकनेस कितना आया 5.6 आया, इंटू टाउ भी अब कितना 110 है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 135520, 135520, 135520 न्यूटन, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको बताइए 135.52 किलो न्यूटन, 135.52 किलो न्यूटन। बहुत सिंपल था, है ना। क्या है बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सही से पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन सही से पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए 100 mm इंटू 10 mm प्लेट इज टू बेल्डेड टू अनदर प्लेट 150 mm इंटू 10 mm, है ना। मतलब ये जो बड़ा वाला प्लेट है इसका साइज कितना है 150 mm इंटू 10 mm, और ये जो छोटा वाला प्लेट है इसका साइज कितना है 100 mm इंटू 10 mm, 100 mm इंटू 10 mm। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है। द साइज ऑफ द बेल्ट दिया हुआ है 6 mm, एस का वैल्यू दिया हुआ है 6 mm। फाइंड द नेसेसरी ओवरलैप, फाइंड द नेसेसरी ओवरलैप ऑफ द प्लेट फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट। ये सबसे मेन पॉइंट है, फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट। टेक अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है 150 मेगापास्कल, मतलब क्या है सिग्मा 80 है, सिग्मा 80 कितना दिया हुआ है 150 मेगापास्कल। सेकंड वन इज अलाउबल स्ट्रेस इन बेल्ट, मतलब टाउ भी एफ दिया हुआ है, टाउ भी एफ दिया हुआ है कितना 110 मेगापास्कल, 110 मेगापास्कल। ठीक है, बहुत अच्छा। हमें क्या निकालना है, हमें ओवरलैप लेंथ निकालना है, हमें क्या निकालना है ओवरलैप लेंथ निकालना है। ठीक है, ओवरलैप लेंथ निकालना है। ए जो ओवरलैप लेंथ है ए दिख रहा है, ए वैल्यू निकालना है, ए वाला ए कितना ओवरलैप कर रहा है, इतना ओवरलैप लेंथ मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है ना। मान लेते हैं कि एक्स लेंथ ओवरलैप कर रहा है, दोनों प्लेट है, एक प्लेट आपका ये हो गया, दूसरा प्लेट आपका ये हो गया, तो इस तरह से क्या ओवरलैप हो गया। तो कितना ओवरलैप कर रहा है यही ओवरलैप लेंथ आपको निकालना है। ओवरलैप लेंथ क्या करना है निकालना है ना। अब इसको प्रोसीड करते हैं, है ना। क्या करना है देखिए, हमें अगर लोड दिया हुआ रहता तो बिल्डिंग स्ट्रेंथ निकालते और लोड से इक्वेट कर देते, यही करते ना। अगर लोड दिया हुआ रहता तो बेल्ट का स्ट्रेंथ निकालते और क्या करते उसे इक्वेट कर देते, लेकिन लोड का वैल्यू नहीं दिया हुआ, हमें किसके लिए किससे इक्वेट करना पड़ेगा। फिर से पढ़िए, यहाँ पे कहता है फाइंड द नेसेसरी ओवरलैप ऑफ द प्लेट फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट, यही सबसे मेन पॉइंट है, फॉर द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट। मैं रिपीटिंग सेक्शन में बताया था कि यदि लोड का वैल्यू नहीं देगा तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर प्लेट का ग्रॉस एरिया होता तो कितना लोड ट्रांसफर करता, है ना। प्लेट का ग्रॉस एरिया यदि होता तो कितना लोड ट्रांसफर करता। तो आपका दिमाग में यहाँ पे आएगा कि सर यहाँ प्लेट तो दो टाइप का है,
एक है जो 100 mm इंटू 10 mm है और दूसरा 150 mm इंटू 10 mm है। तो मैं बताया हूँ कि हमेशा डिजाइन में हम वीकर सेक्शन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें कमजोर को बचाना होता है। किसको बचाना होता है? वीकर सेक्शन को बचाना होता है। इसका मतलब कि हमें किस बेसिस पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे किस बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा? स्मॉलर प्लेट के बेसिस पे। किस बेसिस पे? स्मॉलर प्लेट के बेसिस पे। इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि बिगर को कंसीडर करके हमने इसको डिजाइन कर दिया तो लोअर वाला फेल हो जाएगा, स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए किस बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे? स्मॉलर बेसिस को कंसिडरेशन करके, स्मॉलर वाला प्लेट को कंसीडर करके हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो स्मॉलर वाला प्लेट कितना है? 100 mm इंटू 10 mm। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो स्टोरी था। अब मान लेते हैं कि यहाँ स्मॉलर वाला प्लेट है का एक सेक्शन ले लेते हैं, ए वाला सेक्शन, ए वाला सेक्शन, ठीक है, 1 तो इस सेक्शन से कितना लोड ट्रांसफर हो रहा होगा बताइए? बहुत सिंपल है यार, है ना। सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं इस यहाँ पे कि ज्वाइंट विल बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ज्वाइंट विल बी डिजाइंड हियर, joint will be designed on the basis of a strength of a smaller plate, strength of a smaller plate। स्ट्रेंथ ऑफ अ स्मॉलर प्लेट, है कि नहीं। सो टोटल लोड कितना कैरी करेगा स्मॉलर प्लेट वो निकाल लेते हैं, है ना। नाउ टोटल लोड टेकन बाय स्मॉलर प्लेट, टोटल लोड टेकन बाय अ स्मॉलर प्लेट। आपको पता है, मान लेते हैं कि लोड क्या है? पी है। तो लोड बराबर क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई होल वगैरह तो किया गया नहीं है, रिवेटिंग तो है नहीं, तो क्या लेंगे? ग्रॉस लेंगे। क्या लेंगे? ग्रॉस एरिया लेंगे। ए ग्रॉस इंटू स्ट्रेस इंटू सिग्मा 80 इंटू क्या? सिग्मा 80। तो ए ग्रॉस कितना हो जाएगा बताइए? 100 इंटू 10, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है? 100 इंटू 10 है। तो क्या होगा? 100 इंटू 10, एरिया निकल गया, 1 सेक्शन पे एरिया निकल गया, इंटू सिग्मा 80। सिग्मा 80 कितना है? 150। बहुत सिंपल है, 150। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 151240 आ जाएगा। इतना क्या? न्यूटन। इतना क्या? न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बिल्डिंग करने जा रहे हैं, है ना, हमें इतना ओवरलैप कराना होगा ताकि कितना? 150 किलो न्यूटन है। किसके बराबर हो गया? 150 किलो न्यूटन के बराबर हो गया ना। 150 किलो न्यूटन को ट्रांसफर कर सके, 150 किलो न्यूटन को ट्रांसफर कर सके तो हम क्या करेंगे? हम अपने तरफ से बिल्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, पीडब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे और उसको किससे इक्वेट कर देंगे? उसको इससे इक्वेट कर देंगे, इस पी से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इसी को हमको ट्रांसफर करना है, इसी को हमको ट्रांसफर करना है। यही कंसेप्ट है कि नहीं। हम अपने तरीका से क्या करेंगे? बिल्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसको किससे इक्वेट कर देंगे? इस पी से इक्वेट कर देंगे। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ। नाउ अब क्या करें? टोटल लोड टेकन बाय बिल्ड, टोटल लोड क्या करें? टोटल लोड टेकन बाय बिल्ड। नाउ टोटल लोड टेकन बाय बिल्ड, ये कितना ले सकता है? टेकन बाय बिल्ड, है ना। किसे डिनोट करते हैं? पीडब्ल्यू से। कितना होता है? एल इफेक्टिव इंटू टी टी इंटू टाउ बी एफ। अभी तो पढ़े हैं, बट व्हाट इज द एल इफेक्टिव? यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए एल इफेक्टिव क्या होगा। यहाँ से आप चलें, यहाँ से चलें तो यहाँ से तो एक्स है, ये क्या लिया है? एक्स लिया है। ये वैल्यू क्या है? एक्स लिया है। तो इधर एक्स हो गया, नीचे भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू कितना होगा? 150 होगा, क्योंकि ये वैल्यू कितना है? ये तो आपका 150 है ना, ये आपका कितना है? 150 है।
ये कितना है 150 है। तो एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस 150 प्लस एक्स, एल इफेक्टिव निकल गया, इंटू टी टी क्या होता है के इंटू एस, है ना। तो के इंटू के का वैल्यू कितना होगा 0.7 इंटू एस, एस का वैल्यू क्या है बताइए, एस का वैल्यू 6 mm, यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू कितना है 6 mm है। तो 6 इंटू टाउ भी अब कितना है 110, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। इसको जब इक्वेट करेंगे तो ये आएगा आपको, एक क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 150, सॉरी आई हैव डन ए मिस्टेक हियर, ये 150 नहीं होगा, हमें कौन सा लेना है, बिल्डिंग तो कर रहे हैं यार 100 में ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था अभी। बिल्डिंग हम लोग किस में कर रहे हैं, यस, बिल्ड तो आप इसी में कर रहे हैं ना, बिल्ड तो आप इसमें कर रहे हैं ना। तो ये वैल्यू कितना है 150, तो बड़ा वाला का साइज है ना, बिल्ड तो आप इसी में कर रहे हैं, छोटा वाला में कर रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आपका 100 ही होगा ना, ये वैल्यू कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 होगा ना, यहाँ पे कितना होगा 100 होगा, है ना। ये मिस्टेक हो गया था, क्योंकि बेल्ट आप छोटा के अलाउंग कर रहे हैं ना, इसी में तो बेल्ट कर रहे हैं, इसमें बेल्ट कर रहे हैं, है ना। तो कितना ये है 100 है ना, जितना इसका बीथ है छोटा वाला प्लेट का उतना ही बेल्ट कर पाएंगे आप, है ना। ये तो एप्टीट्यूड हो गया, 2x प्लस 100 हो गया ये, इंटू इसको गुना करने के बाद ये आ रहा है आपका 462, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। नाउ अब सुनिए, नाउ अब क्या करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो इक्वेशन 2 कितना आया 2x प्लस 100 इंटू 462 इज इक्वल टू 2 कितना है 15 पे 40 न्यूटन। यहाँ से क्या निकालना है आपको, x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2x प्लस 100 इज इक्वल टू हो जा रहा है, इसमें 462 से डिवाइड करेंगे। अब तो कैलकुलेशन है, जब 460 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 325, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 325 आ रहा है, एक्चुअल में आएगा 324.675, लेकिन इसको मैं कितना ले रहा हूँ 325 ले रहा हूँ। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 325 माइनस 100 कितना हो जाएगा 225। तो x कितना आ जाएगा बताइए, यही तो निकालना था, x कितना आ जाएगा 112.5, x कितना आ जाएगा 112.5 mm, है ना। नाउ लेट अस प्रोवाइड, चूंकि हम डिजाइन यहाँ पे किए हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा कर दे देंगे, थोड़ा सा वैल्यू क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। सो लेट अस प्रोवाइड ओवरलैप लेंथ x है जो मान लेते हैं 115 mm दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 115 mm है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। बट अभी थोड़ा देर पहले एक नोट लिखाए थे, बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक नोट लिखाए थे, क्या लिखाए थे, बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक नोट लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि जो ओवरलैप जो होगा d होगा, ओवरलैप वहां पे d था, वहां पे बोले थे d शुड नॉट बी लेस देन h, मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन h कितना है 100, तो x का वैल्यू कितना है 115 आपने लिया है, शुड नॉट बी लेस देन 100, सही है, कंडीशन हमारा क्या है सही है ना। मतलब ये चेक के तौर पे आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया चेक कर दिया, है ना। क्योंकि चेक क्या बोलता है कि x का वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 100, है ना। 100 मतलब बीथ ऑफ द स्मॉलर प्लेट और h वहां पे लिखे थे, है ना। सो 115 क्या है 100 से छोटा नहीं है ना, 100 से छोटा नहीं है, यानी जो भी हमने किया है क्या है सही है, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 115 mm। मतलब
अगर आप इस लोड को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ओवरलैप लेंथ कितना होना चाहिए, 115 mm होना चाहिए, है ना। एग्जैक्ट कितना होगा, 112.5, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, है ना। यानी हमारा डिजाइन क्या हो गया, सेफ हो गया, तो हम लिख देते हैं क्या है, ओके, ओके सेफ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी नॉलेज होना चाहिए, और वो चीज मैं पहले बता चुका हूं, वो चीज आपको हम पहले बता चुका हूं, है ना। देखिए यहां पर देखिए क्या होगा, कहता है सर्कुलर पेन स्टोक ऑफ माइल्ड स्टील 1.2 मीटर डायमीटर इज फैब्रिकेटेड विथ 12 mm प्लेट एंड secured by a fillet weld 8 mm size provided on inside and outside of the left end shown in the figure below. Determine the safe internal pressure that can be allowed in the pen stock. That can be allowed in the pen stock. पेन स्टोक क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, मतलब एक पाइप होता है ना, जो कि हाइड्रो पावर में जनरली यूज करते हैं, है ना। क्या होता है, रिजर्वायर पे डैम, मतलब डैम बनाते हैं, उसके बाद वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उस वाटर को इस पेन स्टोक से क्या करते हैं, भेजते हैं, है ना। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, टरबाइन में जाता है ना। टरबाइन घूमता है, उससे क्या कनेक्टेड होता है, उससे जनरेटर कनेक्टेड होता है ना। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या मूव कर रहा है, इसके अंदर वाटर मूव कर रहा है ना, वाटर मूव कर रहा है। तो वाटर क्या लगाएगा, चारों तरफ इस तरह से प्रेशर लगाएगा, इस तरह से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन हम बनाए तो इस तरह से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। अब ये जो पेन स्टोक है वो यहाँ पर बेल्ड किया गया है, और यहाँ पे बेल्ड किया गया है, यहाँ पर भी बेल्ड किया गया है, और यहाँ पर भी बेल्ड किया गया है ना। क्योंकि ये तो क्या होगा, प्लेट का ही बना होगा ना, प्लेट का ही बना होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से एक प्लेट है, इसी को ऐसे क्या है, रोल करके ऐसे बनाया गया है, इस तरह से ऐसे रोल करके बनाया गया है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों में बेल्ड करना पड़ेगा, दोनों में बेल्डिंग करना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए हमें क्या करना है, कहता है कितना प्रेशर इसके अंदर मतलब डेवलप हो रहा होगा, उसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कहता है सर्कुलर पेन स्टोक ऑफ माइल्ड स्टील 1.2 मीटर डायमीटर, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर 1.2 मीटर दिया हुआ है ना। फैब्रिकेटेड विथ 12 mm प्लेट, इसका जो थिकनेस दिया हुआ कितना हुआ, इसका थिकनेस दिया हुआ है 12 mm, 12 mm, ठीक है, प्लेट। सिक्योर्ड बाय ए फिलेट बेल्ट साइज 8 mm, यहाँ पर जो बेल्डिंग का साइज है 8 mm किया गया है, कितना किया गया है, 8 mm किया गया है। प्रोवाइडेड ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड, है ना। एक तो देखिए, एक हो गया आउटसाइड फिलेट बेल्ट हो गया, और ये इनसाइड फिलेट बेल्ट हो गया, है ना। ये अंदर एक किया गया है, एक यहाँ पे बाहर किया गया, ठीक है। सो डिटरमिन द सेफ इंटरनल प्रेशर, सेफ इंटरनल प्रेशर अलाउड इन द पेन स्टोक, है ना। तो जो अंदर जो इंटरनल प्रेशर होगा वाटर का, वो क्या करना चाहेगा, इस बेल्ट को तोड़ना चाहेगा, इस बेल्ट को तोड़ना चाहेगा। तो आपको याद है मैं बताया था हुप स्ट्रेस, है ना। क्या होगा, ये हुप स्ट्रेस लगा रहा होगा किस पे, मटेरियल पे। जो वाटर है वो हुप स्ट्रेस लगा रहा होगा किस पे, मटेरियल पे। तो हुप स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है बताइए, है ना। मतलब फोर्स डेवलप ड्यू टू हुप स्ट्रेस। इक्वेशन अगर बनाएं तो क्या होगा, अगर इक्वेशन बनाएं तो लिखेंगे फोर्स डेवलप ड्यू टू हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू, किससे इक्वेट करेंगे इसको, PW से इक्वेट करेंगे, है ना। क्योंकि दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और हुप स्ट्रेस प्रेशर कितना होता था, फोर्स अगर निकालना है तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे, तो प्रेशर कितना होता था बताइए, हुप स्ट्रेस होता था PD/2T, PD/2T इंटू एरिया, है ना, इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस। तो लेंथ मान लेते हैं कितना, 1 mm के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ये जो लेंथ है कितना ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं, लेंथ कितना ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 mm भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है ना। दोनों साइड कट जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा ये मैटर नहीं करता, है ना। लेंथ कितना ले रहे हैं, 1 mm ले रहे हैं। तो लेंथ 1 mm मान लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1 mm इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है 12 mm, मतलब टी लिख देता हूँ, इसको कितना लिखता हूँ, टी लिख देता हूँ, इजकल टू PW। PW क्या होगा, L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। तो L इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया 1 mm इंटू थ्रोट थिकनेस K इंटू S 0.7 इंटू S का वैल्यू कितना 8 है,
इंटू टाउ वी एफ। टाउ वी एफ का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं दिया हो तो कितना लेंगे? 110 लेंगे, 110 ले लेते हैं, है ना। इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका टाउ वी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 110। 110 मेगापास्कल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान से, ये जो आपने पी डब्ल्यू कैलकुलेट किया है ये किसी एक बेल्ट के लिए होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दो दो बेल्ट है, इन साइड भी है और आउट साइड भी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करना पड़ेगा, नहीं 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा। इस टी से टी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। इधर 1 mm से 1 mm ही कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर आपको बचेगा पी डी अपॉन 2, और इधर बचेगा 0.7 इंटू 8 इंटू 110, है ना, इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 ये वाला इंटू 2। दिस इम्प्लाई पी हमें निकालना है, पी का वैल्यू, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू 8 इंटू 110 इंटू 2, और फिर आके 2 से गुना हो जाएगा ये वाला 2 डिवाइडेड बटा क्या हो जाएगा? डी नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बटा डी नीचे आ जाएगा। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.7 इंटू 8 इंटू 110 इंटू 2 इंटू 2, नीचे क्या हुआ? डी, बट डी है जो मीटर में है तो इसको एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 1000 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है? डायमीटर मीटर में दिया हुआ था, तो इससे गुना कर दिए। तो इसको जब सोल्व करने के बाद आ रहा है आपको, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 2.301 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.301 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो ये तो था आपका क्वेश्चन। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 0.7 इंटू 8 इंटू 110 इंटू 4 डिवाइडेड बटा 1.6 इंटू, मिस्टेक हो गया क्या? एक मिनट। यहाँ पे जो टाउ वी एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपका, वो वैल्यू आपका दिया हुआ है 108 मेगापास्कल, है ना। ये 108 मेगापास्कल दिया हुआ है, और बाकी आपका ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है थोड़ा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्योंकि डायमीटर का वैल्यू कितना है? 1.2 मीटर है ना। डायमीटर का वैल्यू 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे 108 हो जाएगा ये 108 है। यहाँ पर भी 108 हो जाएगा, 108, है ना, 108। ना डी का वैल्यू आपका दिया 1.2 मीटर, तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 2.016 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेट मी चेक वंस अगेन। 0.7 इंटू 8 इंटू 108 इंटू 4 डिवाइडेड बटा 1.2 इंटू 2.016 एग्जैक्ट है, 2.016 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सुनिए, आजकल जो कंपटीशन में है वो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी नॉलेज होना चाहिए, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो कंबाइंड क्वेश्चन आजकल पूछता है ना। अच्छे कंपटीशन में आपका कंबाइंड क्वेश्चन पूछता है, मतलब 2 सब्जेक्ट का आपका नॉलेज चेक हो जाएगा एक क्वेश्चन बनाने में, है ना। सो कल हम लोग क्या करेंगे? कल है जो इस पे और क्वेश्चन करेंगे आगे, और उसके बाद है जो आपका प्लग बेल्ट और स्लॉट बेल्ट का डिजाइनिंग पढ़ेंगे, है ना।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना, काफ़ी चीज़ सीखे होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके बाद जो प्लग बेल्ट और स्लॉट बेल्ट है जो डिस्कस करेंगे, फिर इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।